नमस्कार साथियों, रीतिकाल भाग 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का जो इंतजार था वो अब पूरा हो गया। कई लोगों का फोन आया, कई प्रतियोगी परीक्षार्थी जो निश्चित रूप में एक अच्छे वीडियो की तलाश में रहते हैं, उस वीडियो को बनाने में निश्चित रूप से थोड़ा समय और श्रम निश्चित रूप से खर्च होता है, इसीलिए थोड़ा सा विलंब हुआ और आपके सामने रीतकाल भाग 2 बनकर तैयार हो गया है। आइए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपकी प्रतीक्षा जब समाप्त हुई तो आपको लाभ भी होना चाहिए और रीतकाल भाग 2 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लें। जिस रीतिकाल को आचार्य शुक्ल जी रीतिकाल कहते हैं, उसकी अपनी कुछ विशेषताएं थी और इसी कारण से इसको रीतिकाल कहा गया, जिसकी समय सीमा आरंभ होती है संवत 1700 से और उसका समापन होता है संवत 1900 तक। इसके आसपास जो हिंदी का चरण प्रारंभ हुआ उस तीसरा चरण के नाम से जाना गया और जिसको नाम दिया आचार्य शुक्ल जी ने, क्या? रीतिकाल। इस काल की जो कविता थी, वह जो कविता है वह निश्चित रूप से संस्कृत साहित्य से और दरबारी संस्कृति से, दोनों से बड़ी ही प्रभावित थी। और इस संस्कृत साहित्य के प्रभाव ने जो लेखकों को शास्त्रीय अनुशासन की ओर जो प्रवृत्त किया है, वह निश्चित रूप से एक विशेष प्रकार की तैयारी के साथ में आया है। और इस तैयारी ने जो एक अलग प्रकार की पहचान दिलाई हमारे इस समय के साहित्य को, तो उसको कहा गया ये रीतिकालीन साहित्य है, रीतिकाल का साहित्य है। और इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं की गई, बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार आए और इसी में हमारा एक ऐसा साहित्यकार आया जिसे हिंदी साहित्य का कह सकते हैं कि पहला राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। ऐसे ढेर सारे प्रश्न यहाँ पर आएंगे इस सीरीज में, भाग 2 रीतकाल में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो हमारा है वो क्या है। तो ये है, हिंदी का प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन कहलाया? और रीतिकाल से ही वह कवि आया है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और इसको आप जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं हमारे सामने, केशव, बिहारी लाल, भूषण और चंद्रवरदाई। ये 4 कवियों ने में से कौन सा ऐसा कवि है जो हिंदी का प्रथम राष्ट्रीय कवि कहलाता है? और इसका उत्तर है कि भूषण जो है वो हमारे हिंदी के पहले राष्ट्र कवि हैं, हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि कहलाने के अधिकारी है। आचार्यों ने, आलोचकों ने, समालोचकों ने इनको हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि कहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2, बिहारी सतसई में मक्खन को रोटी किसने कहा? बिहारी सतसई जो बिहारी लाल जी ने लिखी थी, उसको मक्खन की रोटी कहा है किसी ने? क्या कहा है? मक्खन की रोटी है। कौन? बिहारी सतसई। तो भैया ऐसा कहने वाला कौन है? देव है कि आचार्य शुक्ल है ना, कि प्रेमचंद जी है कि पदम सिंह शर्मा जी हैं? इन 4 में से कोई एक है, तो वह उत्तर आपको खोजना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विगत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी में लगातार पूछा जा रहा है प्रश्न है, इसलिए आप सबको पता होना चाहिए। हमारे इस श्रृंखला में निश्चित रूप से बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है और ये आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने में बहुत बड़ी मददगार साबित होंगे। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं इसका उत्तर कि सतसई को मक्खन की रोटी किसने कहा था? तो सतसई को मक्खन की रोटी कहा था पदम सिंह शर्मा जी ने। आप बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, लगातार कई विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, 3 नवरसों का चित्रण किस हिंदू कवि ने किया था? नवरस है ना, इन नवरसों का ये 4 कवि है यहाँ पर, इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जिसने नवरसों का चित्रण किया था? तो वह कवि कौन है? वह कवि पद्माकर जी हैं। पद्माकर जी ने नवरसों का बहुत बखूबी चित्रण किया है। अगला प्रश्न है 4, नवरसों के चित्रण में विख्यात मुस्लिम कवि का नाम क्या है? अभी हिंदू कवि देखा आपने, पद्माकर था। अब यहाँ पे मुस्लिम कवि जो है वो नवरसों में विख्यात है, नवरसों के मामले में अपना विशेष स्थान रखता है। वो कौन है? रसलीन है कि नेवाज है कि आलम है कि रसखान जी है? ये आपको यहाँ इन 4 में से एक खोजना है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो समझ जाए, लिख ले फटाफट अपना। कौन है? रसलीन जो है वो नवरसों के चित्रण में प्रसिद्ध है। और ये क्या है प्रश्न कि नवरसों के चित्रण में विख्यात मुस्लिम कवि का नाम क्या है? तो रसलीन जी है। अगला प्रश्न है 5,
और जनश्रुति में भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो जो जनश्रुति है ना, ये मूल नाम नहीं है। जनश्रुति में भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो जनश्रुति में जो भूषण का वास्तविक नाम है वो घनश्याम है। क्या है? घनश्याम है। किसका? भूषण का वास्तविक नाम जनश्रुति के अनुसार है ना, क्या है? घनश्याम है। रामचंद्रिका की ख्याति का कारण क्या माना जाता है? जो रामचंद्रिका है वो क्यों बहुत ज्यादा जो है विशेष रूप से ख्याति उसको प्राप्त हुई, नाम प्राप्त हुआ, उसने खूब नाम कमाया, यश कमाया, और आचार्य केशव दास जी का दिग दिगंत तक नाम जो फैला दिया वो रामचंद्रिका की रचना के द्वारा ही ऐसा हो सका। तो वह किस कारण से जो है इतनी ख्याति प्राप्त करती है, ये प्रश्न में ढूंढना है आपको कि तत्सम प्रधान शब्द है इसलिए मार्मिकता है, या श्रृंगार की अधिकता है, या संवाद कौशल के कारण में जो रामचंद्रिका है वो ख्याति प्राप्त करती है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है संवाद कौशल। संवाद कौशल के कारण ही रामचंद्रिका जो आचार्य केशव की है वो अत्यंत ख्याति प्राप्त करती है। उनका नाम होता है दिग दिगंत तक फैल गया है आचार्य केशव का नाम, ये केवल रामचंद्रिका के द्वारा, और उसकी विशेषता है संवाद कौशल की। आगे प्रश्न है, आचार्य शुक्ल रीतिकाल का अंतिम कवि किसे मानते हैं? आचार्य शुक्ल रीतिकाल का अंतिम कवि किसे मानते हैं? देव को, मतिराम को, ग्वाल को, गिरधर दास को? आइए देखते हैं फटाफट। तो ग्वाल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल के अंतिम कवि हैं। मुझे विश्वास है आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 8, वह रीतिकालीन रचना जिसकी सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई, वह रामचंद्रिका है, बिहारी सतसई है, या भाव विलास है, या रस प्रबोध है? ये 4 रचनाएं हैं। इन 4 में से कोई एक ऐसी रचना है रीतिकाल की जिसकी सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई, और वह रचना कौन सी है? वह रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। बिहारी लाल जी इसके रचनाकार हैं, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। निम्न रचनाओं में से जसवंत सिंह की कौन सी रचना है? इसमें से एक रचना जसवंत सिंह जी की है। रामचंद्रिका आपको पता है किसकी रचना है, भाव विलास भी पता होगा, आनंद विलास, रस विलास नहीं पता होगा, तो इनके बारे में पता करना है। तो आइए देखते हैं कि जो रचनाएं हैं वो जसवंत सिंह की इनमें से कौन सी है। तो जसवंत सिंह की आनंद विलास रचना है। कौन सी है? आनंद विलास रचना जो है वो जसवंत सिंह की है। रामचंद्रिका केशव दास जी की है, आपको पता है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10, और 10 में है कि रीतकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कौन है? एक कवि हुआ है जो कहता है भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित्र। और दोस्तों आपको याद आ गया होगा कि वह कवि कौन है। इसमें से बिहारी है, केशव है, मतिराम है, देव है, और यही तो उत्तर है। और जिसको पता हो गया ठीक बात, नहीं पता हो गया ठीक बात है। आइए देखते हैं किसका उत्तर सही किसका गलत है। तो केशव दास जी जो हैं वो रीतकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य हैं, और इन्होंने कहा था भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, और नहीं विकास यही काल। यह दोहा लिख करके भेजा था किसने? किसी कवि ने लिख करके भेजा था। किसको भेजा था? एक राजा को भेजा था। उस राजा का नाम था जयसिंह। बस इतना समय आपको हिंट देता हूं और आपको उत्तर पता चल गया होगा। जिसको अब भी उत्तर नहीं पता है तो आइए देखते हैं उत्तर क्या है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। ये प्रसिद्ध पंक्तियां जो है वो किस रचनाकार की हैं? तो वह पंक्तियां प्रसिद्ध रचनाकार की हैं बिहारी लाल जी की। किसकी है? बिहारी लाल जी ने दोहा लिखा था, राजा जयसिंह जी को भेजा था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। अगली पंक्ति है, अली कली संगी बिंध्यो, आगे कौन अबाल। खैर साथियों ध्यान रखिएगा, कभी किसी और अगली सीरीज में आपके सामने ऐसे बहुत महत्वपूर्ण दोहे लेकर के आएंगे जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कथन है, बहुत बढ़िया बढ़िया उक्तियां हैं। तो वो सब आपके सामने आएगा, निश्चित रूप से आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेगा, आपके लिए एक नई जो ज्ञान की गंगा है वो लेकर के आएगा। उसमें आप डुबकी लगाएंगे और आपका निश्चित रूप से उद्धार होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। संख्या 12, कौन सी रीतकालीन राम काव्य की रचना है जो महाकाव्य है? वैसे तो रीतकाल में महाकाव्य और खंड काव्य बहुत कम लिखे गए, ना के बराबर लिखे गए, क्योंकि वहां मुक्तक रचना की ही विशेषता थी। मुक्तक रचना का ही काल था, ये भी रीतकाल की विशेषता में शुमार है। इसलिए यहाँ पर भी, लेकिन फिर भी राम काव्य धारा बही, और राम काव्य धारा में भी महाकाव्य लिखा गया। ये अपने आप में बहुत ख्याति, बहुत उपलब्धि की बात थी। जिसने भी लिखा है तो वो कौन है, वो कौन सी रचना है, बात यह है। तो सतसई क्या है? ये महाकाव्य है भैया? नहीं है। रामचंद्र का महाकाव्य खंड काव्य है। हाँ कुछ हो सकता है रस, लेकिन क्या ये रामचंद्रिका और रस रहस्य रामचंद्र वर्ण जो है, इनमें से कौन सी रचना है जो महाकाव्य है और राम काव्य पर आधारित है? तो ये रचना जो है रामचंद्र वर्ण है, जो राम काव्य पर आधारित है और महाकाव्य भी है। अगला प्रश्न है कि ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के आश्रित कवि कौन है? ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के आश्रित कवि कौन है? ध्यान रखिएगा, ओरछा नरेश जो है वो कौन है? इंद्रजीत सिंह है।
और इनके आश्रित कवि जो है वो कौन है ये बताना है। तो इसमें बिहारी लाल जी हैं कि भूषण है कि केशव है कि घनानंद जी है। आइए देखते हैं कौन है ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह का आश्रित कवि। तो केशव दास जी हैं ओरछा नरेश के आश्रित कवि। ध्यान रखिएगा, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 14 राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे। तो राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे, अभी अभी आपने 3-4 प्रश्न पहले ही इस पर चर्चा की है, आप सबको पता होगा। जिसको नहीं पता है बहुत गलत बात है, और आपको जरूर पता होना चाहिए। जब इस पर चर्चा होती है विस्तार से, जब चर्चा होती है तो इसीलिए होती है कि जो प्रश्न का उत्तर है वो तो है ही है, उसके साथ साथ कई प्रश्नों के और उत्तर आपको पता चल जाए, ताकि अगली परीक्षाओं में जो कोई भी इससे मिलते जुलते प्रश्न आएंगे उनका उत्तर देने में आप समर्थ होंगे। इसलिए छोटी सी चर्चाएं साथ साथ में चलती रहती हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर देखते हैं कि राजा जयसिंह जी के दरबारी कवि कौन थे। तो राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे, बिहारी लाल जी थे, और इन्होंने ही राजा जयसिंह जी को एक दोहा लिखकर भेजा था और राजपाट इन्होंने संभाल लिया था। खैर आगे बढ़ते हैं 15 पे। लेखनी व तलवार के धनी विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऐसा कौन सा कवि हुआ है जो लेखनी का भी धनी है और तलवार का भी धनी है, माने दोनों में अपनी महारत हासिल रखता है। तो ऐसा कवि बिहारी है, भूषण है, चिंतामणि है, केशव है। तो कौन है वह भूषण जी है। भूषण जी तलवार और लेखनी दोनों के धनी है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, यह पंक्तियां किस कवि के लिए प्रयुक्त होती है। ऐसा कहा है किसी ने कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, कैसे दोहे हैं, जैसे नाविक का तीर होता है, बहुत तीखा, बहुत नुकीला, है ना, बहुत छोटा होता है, लेकिन क्या करता है, देखने में छोटा लगता है लेकिन घाव बहुत गंभीर करता है, काम बहुत बड़ा करता है। ऐसे ही बिहारी लाल जी के दोहे हैं। किसके दोहे हैं, तो सतसैया के दोहे। सतसई किसकी है, बिहारी लाल जी की है। तो यहाँ पे उत्तर क्या है, ये जो पंक्तियां हैं वह कवि है बिहारी लाल जी। कौन है, बिहारी लाल जी। कौन है भैया, बिहारी लाल जी। ध्यान रखिएगा, सतसैया के दोहरे के बारे में जब बात की जाती है तो बिहारी लाल जी के सतसई है, उनके दोहे हैं। आगे बढ़ते हैं 16। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी। जो भूषण है उनको भूषण की उपाधि दी गई थी, मूल नाम तो कुछ और था, आपने पीछे ही देखा है, आगे भी देखेंगे। तो भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, प्रश्न यहाँ पर यह है। तो छत्रसाल ने दी थी भैया, कि रुद्र शाह सोलंकी ने दी थी, कि शिवाजी ने दी थी, कि इनमें से कोई ने नहीं दी थी, है ना। तो भूषण को भूषण कहा था किसी ने, तो कौन ने कहा था, रुद्र शाह सोलंकी ने भूषण को भूषण कहा था। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर है सही। आगे बढ़ते हैं 18। किसके सम्मानार्थ छत्रसाल ने पालकी में कंधा लगाया था। तो भूषण के, केशव के, बिहारी के, या उनमें से किसी के नहीं। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्रसाल जो थे ना, उन्होंने किसी की पालकी में कंधा लगाया था, और वह थे भूषण जी। कौन थे, भूषण जो है उनके पालकी में कंधा लगाया था किसने, छत्रसाल ने। बहुत सम्मान देते थे भूषण को, इसलिए उनकी पालकी में कंधा लगाया था। अगला प्रश्न 19। आलम किस धारा के कवि हैं। रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध या उपरोक्त सभी। आलम जो है ना, वो उनमें से कौन सी धारा के कवि हैं। आलम निश्चित रूप से इन्हीं 4 में से किसी एक धारा के कवि हैं, और वो धारा है रीति मुक्त धारा। रीति मुक्त धारा के कवि हैं आलम। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। सुजान शब्द का सार्थक द्व्यर्थक प्रयोग किसने किया। सुजान शब्द का सार्थक द्व्यर्थक प्रयोग करने वाला कवि कौन है, बिहारी, घनानंद, केशव, भूषण। आइए देखते हैं, और ये है घनानंद जी। इन्होंने सुजान के ऊपर बहुत अच्छी रचना लिखी। सुजान इनकी प्रेमिका थी, लेकिन उसके बाद में जो है वह इनके साथ विश्वासघात करती है, और ये सुजान से जो प्रेम करते थे उससे विमुख होकर के, और ये सम्मुख चले जाते हैं भगवान कृष्ण जी के, उनके उपासक हो जाते हैं, और इसलिए ये द्व्यर्थी कविता लिखते हैं। इसीलिए इनकी कविता को द्व्यर्थक कविता कहा जाता है, द्व्यर्थक प्रयोग करने वाली कविता कहा जाता है। खैर ये घनानंद जी है। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर। अगला प्रश्न 21। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, मुक्तक की रचना में वह उतना ही सफल होगा। आचार्य शुक्ल ने यह पंक्तियां किसके लिए कही हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये भूषण, बिहारी, केशव, देव 4 कवि है, 4 में से कोई एक है। तो कौन है, वह है बिहारी लाल जी, जिनके बारे में आचार्य शुक्ल जी ने ऐसी उक्ति कही थी। अगला प्रश्न है 22। रीति काल में कठिन काव्य का प्रेत की संज्ञा किसे दी गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीति काल में चाहे कहें, चाहे हम हिंदी साहित्य में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, यह प्रश्न आए, दोनों का उत्तर एक है, और वह उत्तर क्या है, वह उत्तर है केशव। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न 23। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप वाक नहीं, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन ले पे देव चटाक नहीं। यह काव्य पंक्ति किसकी है, बहुत प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, और ये काव्य पंक्ति देव की है, कि बिहारी की है, कि घनानंद की है, कि केशव की है। ढेर सारे ऐसे बच्चे हैं जो रसिक हैं, जो रस में आनंदित होते हैं, रस में सराबोर होते हैं, रस की जिनको चाहत है, रस का जो पान करना चाहते हैं,
निश्चित रूप से उन बच्चों को इसका उत्तर पता होगा। और खैर जिनको नहीं पता है, जो सुधीजन है, जो पाठक हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको निश्चित रूप से पता तो होना ही चाहिए। और इसलिए भी पता होना चाहिए कि ये आपके लिए ज्ञानवर्धक भी है और साथ ही आपको सफलता दिलाने में भी कामयाब है, सफलता दिलाने में भी सहायक है। एक प्रश्न 1 नंबर आपको देता है और एक प्रश्न 1 नंबर आपका लेता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए सही उत्तर क्या है इसका। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, ये प्रसिद्ध पंक्ति है किसकी? घरानंद जी की। ध्यान रखिएगा साथियों। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? जो बिहारी लाल जी ने जो बिहारी सतसई लिखी उसमें कितने दोहे हैं? 700 है कि 770 है कि 717 है कि 713 है कि 1700 है? तो इसमें क्या है उत्तर? इसमें 713 उत्तर सही है। बिहारी सतसई जो है बिहारी लाल जी की रचना है और उसमें 713 दोहे है। भक्ति और रीतकाल की संधि पर कौन सा प्रसिद्ध कवि जो है अवतरित होता है? ये यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो देव और बिहारी केशव चिंतामणि कौन है ऐसा जो भक्ति काल रीतकाल दोनों के बीच में अवतरित हुआ? तो वो रचनाकार है कौन? वो रचनाकार है केशव, केशव दास जी। भक्ति काल रीतकाल दोनों की संधि काल के कवि कहलाते हैं क्योंकि उसी समय उनका आविर्भाव हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। मुक्तक में प्रबंध किससे रसदार नहीं बहती, अपितु इसमें रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका खिल उठती है। यह उक्ति किसके लिए कही गई है? यह उक्ति आचार्य शुक्ल की है, लेकिन कही किसके लिए गई है? ये बिहारी लाल जी के लिए, तुलसी के लिए, जायसी के लिए, देव के लिए। तो यह उक्ति कही गई है बिहारी लाल जी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि के पिता थे। चिंतामणि जो रचनाकार हैं, जो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार रीतकाल के पहले रचनाकार हैं, उनमें उनके पिताजी के बारे में पूछा गया। तो उनके पिताजी रत्नाकर त्रिपाठी हैं, कृष्णकांत पांडे हैं, पंडित रामाशंकर पांडे हैं, या इनमें से कोई नहीं है ना? ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है रत्नाकर त्रिपाठी जी चिंतामणि जी के पिताजी हैं। अगला प्रश्न है 28। देवदत्त किस रीतकालीन कवि का पूरा नाम था? तो देवदत्त जो है किस रीतकालीन कवि का पूरा नाम था? ये पता होना चाहिए। ये भूषण का पूरा नाम था देवदत्त। ये क्या है? ये रीतकाल के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। अगला प्रश्न है रीतकाल में किस राजनीतिक शक्ति की प्रधानता थी? गुलाम वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, तुगलक वंश? पता होगा आप लोग को। इसमें गुलाम वंश की प्रधानता थी, सॉरी मुगल वंश की प्रधानता थी। किसमें? रीतकाल में। अगला प्रश्न है कि नवरस का चित्रण करने के लिए कौन हिंदू कवि प्रसिद्ध हुआ है? नवरस का चित्रण करने के लिए कौन हिंदू कवि प्रसिद्ध हुआ है? इसके लिए उत्तर आता है पद्माकर। अगला प्रश्न है भूषण का वास्तविक नाम क्या है? भूषण का वास्तविक नाम क्या है? तो रास बिहारी, घनश्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, या कौन है? तो भैया इसमें से आपका उत्तर है घनश्याम बिहारी। अगला प्रश्न है रामचंद्रिका की ख्याति का मूल कारण क्या है? तो रामचंद्रिका की ख्याति का मूल कारण क्या है? प्रकट चित्रण, सत्संप्रदान शब्दावली, संवाद कौशल, या मार्मिकता? ये 4 विकल्प है। 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है और वह है संवाद कौशल। संवाद कौशल के कारण रामचंद्रिका की ख्याति जो है दिग दिगंत तक फैली हुई है और इसलिए संवाद कौशल में महारत हासिल करते हैं। यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न 33। अकबर के नवरत्न बीरबल की किस रीतकालीन कवि से गहरी मित्रता थी? तो अकबर के जो नवरत्न बीरबल है उनकी बहुत बड़ी मित्रता थी, बहुत गहरी मित्रता थी, बहुत अच्छी मित्रता थी। वह इन 4 में से किसके साथ थी? यह प्रश्न पूछा गया है। तो वह थी केशव दास जी के साथ। किसके साथ थी? अकबर के नवरत्न बीरबल की जो मित्रता थी, बहुत गहरी मित्रता थी, केशव दास जी के साथ में थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34। रीतकालीन किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? ऐसी कौन सी रचना है जिस पर ढेर सारी टीकाएं लिखी गई, ढेर सारी टिप्पणियां की गई, ढेर सारे आलोचना ग्रंथ लिखे गए, ढेर सारी आलोचनाएं की गई? वह ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है? इन 4 में से कोई एक है। तो कौन सा है? रामचंद्रिका है, भावविलास है, बिहारी सतसई है, रसिकप्रिया है? तो आइए अधिक समय खराब न करते हुए फटाफट देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई रीतकाल की एक ऐसी रचना है जिस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। इस पर एक एक प्रश्न आपके लिए एक एक नंबर देने के लिए अपने आप को उपयोगी साबित करता है, मूल्यवान साबित होगा आपके लिए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 और 35 में है घरानंद किस आतताई के आक्रमण में मारे गए थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ऐसा आतताई भी हुआ घरानंद के समय में जिसके आक्रमण में इनकी जान चली गई, ये मारे गए। तो वो कौन था? अकबर थे, औरंगजेब थे, या जहांगीर थे? इनमें से आपको बताना है, विकल्प चुनना है। तो भैया इनमें से वह जो बादशाह था आक्रमणकारी वो नादिर शाह था। नादिर शाह के आक्रमण में घरानंद की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है 36। घरानंद किस मुगल बादशाह के मीर मुंशी थे? और ये इसलिए नहीं मारे गए थे क्योंकि ये साहित्यकार थे या इनकी किसी से दुश्मनी थी। कारण ये था कि जो नादिर शाह के आक्रमण में
मुगल जो घनानंद का जो देहांत हुआ, इनका जो हत्या की गई, इनको मारा गया, उसका कारण ये था कि ये घनानंद जो थे वो मीर मुंशी भी थे किसी के ना। तो मीर और मुंशी जो हुआ करते थे युद्ध क्षेत्र में जाया करते थे और उनको निश्चित रूप से निशाना बनाया जाता था दूसरे आक्रमणकारी बादशाह के द्वारा, उसकी सेना के द्वारा, और इसी कारण जो है नादिर शाह के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी घनानंद की। और ये प्रश्न यहाँ पे है कि घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो भैया घनानंद जो है वो किस बादशाह के मीर मुंशी थे? शाहजहां, मोहम्मद शाह, अकबर, उक्त में से कोई नहीं। तो ये मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे और नादिर शाह ने इनको मरवा दिया था। खैर, अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने वाली रचना कौन सी है? कवि कौन है? तो गागर में सागर भरने वाली रचना तो आपको पता है, लेकिन गागर में सागर भरने वाला कवि कौन है? तो गागर में सागर भरने वाला कवि है आपका बिहारी लाल। बहुत ढेर सारे बच्चे जानते होंगे। अगला प्रश्न, लोग हैं लागे कवित्व बनावत और मोह तो मेरे कवित्व बनावत, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? बिहारी लाल की, केशव की, घनानंद की, मतराम की? कौन है इसका उत्तर? उत्तर है इसका घनानंद। घनानंद कहते हैं लोग हैं लागी कवित्व बनावत और मोह तो मेरे कवित्व बनावत। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। ध्यान रखिएगा बच्चों, 1 नंबर आपके लिए मिल सकता है। अगला प्रश्न है, 39 भूषण के काव्य में किस गुण की प्रधानता है? ओज, प्रसाद, माधुर्य या प्रथम दोनों? ये जो भूषण है वैसे तो आपको ओज लगेगा, लेकिन ओज और प्रसाद दोनों चीजें हैं किसके? भूषण की रचना में, इसलिए प्रथम दोनों जो आपके विकल्प हैं वो सही है ना। अगला बढ़ते हैं, 40 प्रश्न, रीतकाल में गिरधर कविराय मुख्यतः किस रूप में प्रसिद्ध है? जो गिरधर कविराय हुए हैं रीतकाल के, वह किस कारण से बहुत प्रसिद्ध हुए? भाषाई चमत्कार के कारण, या नीतिपरक काव्य के कारण, या ओजपूर्ण काव्य के कारण, या महादानी के रूप में? इन किन कारणों से जो रीतकाल के गिरधर कवि हैं वो प्रसिद्ध हुए? तो वह इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि नीतिपरक काव्य जो है वो गिरधर जी ने लिखा है। गिरधर की कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध हैं और आपके लोक जन में प्रचलित हैं, लोगों में प्रचलित हैं, जनसाधारण में प्रचलित हैं। एक दूसरे के कहावत के रूप में इनका प्रयोग होता है, इसलिए रीतकाल के में गिरधर कविराज मुख्य रूप से प्रसिद्ध हो गए, वो नीतिपरक काव्य के लिए प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न है, भूषण बिनु न बिराजे कविता बनिता मित्र, ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? बिहारी, केशव, भूषण, मतराम। ये कोई कवि है कहता है कि बिना अलंकार के किसी भी कीमत पर जो ये 3 चीजें हैं, वनिता यानी सुंदरी, कविता और साथ ही मित्र, ये तीनों चीजें कभी भी विराज नहीं हो सकती, बैठती नहीं है सही से, उनको स्थान नहीं मिलता है सही से, है ना। तो ये चीज कहने वाला कवि कौन है? बिहारी है, केशव है, भूषण है, मतराम है। तो इसका उत्तर है, ऐसा कहने वाले हैं केशव भी, इनको जो है कहते हैं कि भूषण बिन्ना विराजे कविता बनता मित्र। बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, बार बार पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 42वां प्रश्न, भाषा का मिल्टन किसे कहा जाता है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको आप लोग निश्चित रूप से समझ लेंगे, इसको भूलेंगे नहीं कभी भी, है ना। तो भाषा का मिल्टन किसे कहा जाता है, ये प्रश्न है और इसका उत्तर है केशव दास को। केशव दास को भाषा का मिल्टन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। और अगला प्रश्न है 43, केशव को भाषा का मिल्टन किसने कहा? पहले तो आप देख करके आए कि केशव कौन है, भाषा के मिल्टन है, बहुत ठीक बात है, लेकिन भाषा का मिल्टन किसने कहा है केशव को? आचार्य शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या श्याम सुंदर दास ने? तो इसका उत्तर है मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था, केशव को भाषा का मिल्टन कहा था, ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। प्रश्न संख्या 44, केशव का जन्म स्थान क्या है? ग्वालियर है, चित्रकूट है, ओरछा है, बांदा है? इनमें से कौन सा जो जन्म स्थान है केशव का है? तो वह है ओरछा। ओरछा में केशव का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, आगे के कवि रेजी हैं तो कविताई ना तो राधा सुमिरन को बहानो है, कौन कवि है? ये किसकी युक्ति है? भिखारी दास, घनानंद, बिहारी, केशव दास? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे के कवि रेजी हैं तो कविताई। प्रश्न का उत्तर है भिखारी दास कहते हैं आगे के कवि रेजी हैं तो कविताई ना तो राधा कन्हई सुमिरन को बहानो है। ये भिखारी दास की प्रसिद्ध पंक्ति है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न 46, घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान, रत्नावली, मालती, पद्मावती। और भैया ये देखिए, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं उनके पात्र हैं, उन रचनाओं की, रचनाकारों की, उनके लेखकों की, उनके पात्रों की ये प्रेमिकाएं हैं, है ना। तो इनमें से आप किसे पूछा गया कि घनानंद की प्रेमिका कौन है? तो वह उत्तर है सुजान। सुजान जो है घनानंद जी की प्रेमिका है। रत्नावली किसकी प्रेमिका है? भैया तुलसीदास जी की प्रेमिका समझिए, चाहे पत्नी समझिए। मालती ये मिस्टर मेहता समझिए,
चाहे प्रोफेसर मेहता समझिए, उनकी जो है प्रेमचंद जी के गोदान की वो प्रेमिका है। पद्मावती को आप जानते हैं रतन सिंह की प्रेमिका या पत्नी या रानी है। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है। रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह है, बेनी माधव है, रसलीन है, रसराज है। रसनिधि का वास्तविक नाम तो वह है पृथ्वी सिंह। कौन है? रसनिधि का वास्तविक नाम है पृथ्वी सिंह, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 48, राम रे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत है ज्यो ज्यो निहारिये। यह काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? बहुत अच्छी पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, लेकिन ध्यान रखना है कि किसकी है, बिहारी की है कि घनानंद की है कि आलम की है, कि इनमें से कोई नहीं है ना भैया। तो जल्दी से देखिए, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस पंक्ति का लेखक है। तो इस पंक्ति का लेखक कौन है ये आपको खोजना है, मुझे नहीं। किताब उठाइए, नेट खोलिए, सर्च करिए, गूगल पर जाइए, विकिपीडिया पर जाइए, और जब आपको नहीं इसका उत्तर मिले, अगर पहली बात तो मिलेगा, नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम आपको इस प्रश्न का उत्तर भी बताएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49, रामचंद्रिका के सर्गों को केशवदास ने क्या नाम दिया? प्रत्येक रचना में अध्याय होते हैं, खंड होते हैं, सर्ग होते हैं, प्रकाश होते हैं, समय होते हैं, अलग अलग रूप से लोग उनको नाम देते हैं। तो यहाँ पर रामचंद्रिका लिखी गई तो उसमें सर्गों के नाम के बारे में यहाँ पूछा जाता है, केशवदास जी ने उनको क्या नाम दिया था? अध्याय कहा या समय कहा या प्रकाश कहा या सर्ग कहा? तो इसका उत्तर है प्रकाश कहा है। रामचंद्रिका में जो अध्याय है या जो सर्ग है उनको इन्होंने क्या नाम दिया है? प्रकाश दिया है ना, पहला प्रकाश, दूसरा प्रकाश, तीसरा प्रकाश, ऐसे। तो अगला प्रश्न है 50वां, रीतकाल की कौन सी रचना सर्वाधिक लोकप्रिय हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण 50वां प्रश्न है कि रीतिकाल की वह कौन सी रचना है जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुई? तो वह है बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई जो है और रीतिकाल की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। ये आपके सामने उत्तर है और आपको निश्चित रूप से यह जो रीतकाल भाग 2 की सीरीज है वो लाभ प्रदान करेगी। और इस सीरीज का आखिरी जो प्रश्न है वो आप लोगों के लिए है, और आप लोग फटाफट कॉपी उठाइए और जरूर लिख लीजिए इस प्रश्न को। और अगर लिखना भूल जाते हैं तो वीडियो देखिए बार बार। आखिरी प्रश्न 51वां, केशवदास का किस मुगल बादशाह के साथ विरोध हुआ था? ये प्रश्न है, पुनः मैं बोलता हूं, केशवदास का किस मुगल बादशाह के साथ विरोध हुआ था? आप इस प्रश्न का उत्तर खोजिए। पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो भी अच्छी बात। तो आप खोजिएगा, खोजने के बाद में मुझे इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। देखते हैं कितने लोगों ने रीतकाल को ध्यान से पढ़ा है, समझा है और उसके बारे में जानकारी रखते हैं, और कितनी अच्छी तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये भी आपका मूल्यांकन आपको खुद हो जाएगा। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए इसका उत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। बहुत जल्दी ही हम अगले वीडियो के साथ में आपके बीच में आते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।